हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो हमारा 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है 3 तारीख को। आज 30 अप्रैल हो गया है। देखो, इस वीडियो का जो पर्पज़ है मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ मैं बहुत सारे चैप्टर्स बताने वाला हूँ आपको हर एक सब्जेक्ट्स के, कि हम अगर उस पर फोकस करेंगे, है ना, तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ठीक है। इन 2 दिन में तो अब हमने, आप भी समझ रहे हैं कि जो भी प्रिपरेशन करनी थी वो हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है मेन रिटेंशन की, कि कितना हमने उस चीज को रिटेन करके रखना है, ताकि जो 3 तारीख को पेपर होगा उसको हम वहां पे रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि मेन चीज होती है कि पूरे साल आपने कितना भी अच्छा प्रिपेयर किया है, कुछ भी किया, जो भी तीर मारे हैं, है ना, उनसे अब ज्यादा जो भी मैटर करने वाला है वो है कि उन 3 आवर्स में तुम्हारा माइंड कैसे काम कर रहा है, उन 3 आवर्स में तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, जब उनके मॉक टेस्ट होते हैं और भी टेस्ट होते हैं, मार्क्स कम रहते हैं, लेकिन आप सुनोगे कि अचानक से जब वो नीट का पेपर देते हैं अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे कि थ्रू आउट द ईयर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और एंड में जाके गलती करके पेपर खराब करके आ गए। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ यही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं खुद भी गुजरा हूँ जब मैंने अपना कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया था, कि लास्ट के जो ये 2-3 डेज होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कैटेगरी में डाल सकते हैं इनको। और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, प्रेशर होता है। मतलब ये वो टाइम है कि खाना भी खाते हैं तो खाने में भी टेस्ट नहीं आता है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि बस खा रहे हैं सांस लेने के लिए। पूरा फोकस, एक एक मिनट की कैलकुलेशन होती है हमारे पास। तो हमने ध्यान रखना है बच्चों उसमें, कि जो 3 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है, सबसे पहली बात तो आपने नीट का स्टैंडर्ड पैटर्न चेंज नहीं करना। एग्जाम को सोल्व करने का स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है बेटा? वो है कि फर्स्ट आपने बायो अटेम्प्ट करना है, सेकंड में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, और जो लास्ट होता है हमारा थर्ड, थर्ड में हमने फिजिक्स अटेम्प्ट करना है। इस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं हमारा फिजिक्स बहुत अच्छा है, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, फिजिक्स में बाद में टाइम कम बचता है तो फिजिक्स के पेपर को पहले उठा लेते हैं। कभी भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि फिजिक्स में आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आगे बायो का मौका नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि बायो 50% कंट्रीब्यूटर है पूरे सिलेबस का। डिसाइड हम बायो से करते हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी बायो में लगानी है, लेकिन सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो लास्ट में डिसाइड करता है फिजिक्स। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि इस टाइम पे जो आपके पास ये 2 दिन बचे हैं, यहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बहुत सारे हर एक चैप्टर के इतने इतने क्वेश्चन आप करो, क्योंकि वो टाइम अब चला गया। अब तो जो आपके ब्लड में है, जो आपकी बॉडी में पहुंच चुका है डाटा, वही वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। आपने क्या करना है कि ये 2 दिन जो भी हैं, 2 या 3 दिन आपके पास फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए कोई आपको पूरा दिन नहीं चाहिए। विद इन फ्यू आवर्स ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करने हैं। क्योंकि बेटा ये मान के चलो कि फॉर्मूले एक वेपन की तरह है, ठीक है। मान लो आपको हथियार चलाना हमने सिखा तो दिया, और जब जंग लड़ने गए हथियार लेके ही नहीं गए, तो क्या करोगे फिर? उस हथियार को सीखने, चलाने के सीखना क्या ही बेनिफिट हुआ। तो वेपन की तरह है फॉर्मूले। कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास फॉर्मूले होंगे, एक वैल्यू पुट करोगे तब आंसर आएगा। तो फॉर्मूले रिवाइज करें, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को एंड टाइम पे जाके पता चलता है कि यार मेरे को तो फॉर्मूले याद नहीं रहे। तो डेली का जो भी ये 2-3 दिन है रूटीन बनाओ कि फॉर्मूले सारे रिवाइज करने हैं। दूसरा, चैप्टर्स की वेटेज आप लोगों को पता ही है, हर एक चैप्टर में कहाँ से कितना आता है। स्पेशली अगर फिजिक्स की बात करें, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आसान है और जहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, तो उनको प्रिपेयर करो पहले, ठीक है ना। और फॉर्मूले वाला पार्ट मैंने बता दिया कि फॉर्मूले रिवाइज करो। दूसरा क्या है कि मेन डे है हमारा नीट के लिए 2 तारीख का, 3 को पेपर है, तो 2 की नाइट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 को लेट नाइट तक स्टडी ना करें। क्योंकि बेटा हमारा ये ब्रेन है, ये माइंड है, ये कोई मशीन नहीं है। ये हम पूरे साल से लोड करते हुए आ रहे हैं, इसको हमने थोड़ा रिलैक्स छोड़ना है। अब इसको हम थोड़ा रिलैक्स छोड़ेंगे तभी हम जाके नीट के एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, नीट का एग्जाम है, लाइफ बनानी है, पूरी रात जाग लेंगे, एक दिन में क्या होगा। अब आप 2 तारीख को पूरी रात जागोगे, 3 तारीख को जिस दिन 2 बजे पेपर होता है, भूख वैसे नहीं लगती है, टूटा फूटा आप थोड़ा बहुत खाना खाओगे, है ना। 12-1 बजे 12 बजे सेंटर पे पहुंच जाते हैं, 2 से 5 पेपर, दिमाग काम नहीं करेगा अगर नींद पूरी नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 2 तारीख को आप, इवन कुछ घर वाले बोल देते हैं कि भाई एग्जाम से पहले जल्दी सो जाओ ताकि माइंड को रिलैक्स मिले। आप 8-9 बजे सोने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आएगी, आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप लेटे रहो। नेचुरली जो प्रोसेस है, जब नींद आनी होगी आ जाएगी। बट मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग को, माइंड को लोड नहीं करना।
लेट नाइट तक स्टडी नहीं करनी, माइंड को रिलैक्स छोड़ना है। दूसरा जो नीट डे वाला आपका दिन है, 3 तारीख को जब आप एग्जाम देने गए, अलग अलग तरह के बच्चे आपको मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, आप जा रहे हैं सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच गए जी, 1 घंटे पहले पहुंच गए, या रास्ते में जा रहे हैं तो टॉपिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं, अरे यार फिजिक्स का ये टॉपिक ऐसे था, केमिस्ट्री में ये था, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन सेंटर पे जाओ, आराम से घूमो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला उससे, उससे आप नेगेटिव हो जाओगे। साथ ही साथ कुछ लोगों को आदत रहती है एंड मोमेंट तक किताब लेके जा रहे हैं वहां पे, नहीं करना भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ चैप्टर्स आपने देख लिए जाते आते, जो नहीं देख पाए दिमाग में फिर नेगेटिव चलता है कि यार वो चैप्टर मैं रिवाइज नहीं कर पाया, आते आते शायद वो वीक रह गया मेरा। क्योंकि मैं फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि भाई जो हमने पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, इन अब 2 दिन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता। जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन करने की कोशिश करो, उसके रिटेन के लिए आपको माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी छोड़ना पड़ेगा। माइंड को रिलैक्स छोड़ोगे तभी वहां पे दिमाग अच्छे से आपका काम करेगा। तो बेटा ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, स्पेशली कि 2 तारीख को लेट नाइट स्टडी नहीं करनी। हाँ, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मॉक टेस्ट अब नहीं देने, क्योंकि आपको पता है आजकल ना मोबाइल वाला टाइम है, और मोबाइल पर XYZ वाली अकेडमीज हैं। कुछ लोग होते हैं अरे हमारा 1 दिन पहले पेपर दो, जितने मार्क्स यहाँ पे आएंगे उतने ही नीट में आएंगे या उससे ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना भाई, इससे पॉजिटिविटी कोई मिले या ना मिले, लेकिन एंड मोमेंट पे मॉक किसी और का देने से नेगेटिविटी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं। अगर गलती से कोई मतलब कुछ गड़बड़ हो गया कुछ भी, तो उसका इम्पैक्ट पूरा आपके नीट के पेपर पे जाएगा। आप पूरी रात घबराते रहेंगे, पूरा दिन घबराते रहेंगे कि यार ये टेस्ट मेरा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस टाइम पे अगर आप कहीं मॉक XYZ अकेडमी के देने की कोशिश करोगे। रिलैक्स छोड़ो खुद को, फॉर्मूले रिवाइज करो, जो आपको पता है कि मेन पार्ट है, इसको मैं बार बार भूल जाता हूँ लेकिन यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका ही आपने रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट में एक और अच्छी बात बताऊंगा आपको जो NTA की तरफ से आई है, वो ये है कि जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया था इन्होंने, जो भी अपनी डिटेल्स ये बच्चों की चेक कर रहे थे, वो ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन था 2 to 5 के बीच में। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का पेपर इस वजह से भी गड़बड़ हो गया या घबरा गए, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए कि उनके बायोमेट्रिक चीजें मैच नहीं हुई, लेट हो गई, डिस्टर्ब हुए बच्चे। NTA ने इस बार क्या किया है कि जो भी बायोमेट्रिक वाला पार्ट है आपका 2 बजे से पहले ही हो जाएगा, जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे। तो अच्छी चीज ये है कि 2 से 5 के बीच में आप अनडिस्टर्ब रहेंगे। नेक्स्ट चीज, एक बात और निकाल देना दिमाग से, कुछ लोग हो सकता है भगवान से दुआ कर रहे हो कि हे भगवान पेपर पता नहीं कैसा है, आसान आ जाए मुश्किल आए, तो इतना बोझ मत लो सर पे, और भी बहुत सारे बोझ है पढ़ाई के, ठीक है। पेपर आसान आएगा सबके लिए आएगा, मुश्किल आएगा सबके लिए आएगा। आसान आएगा कट ऑफ ज्यादा जाती है, मुश्किल आएगा तो कट ऑफ आसान जा रही है ना। आप पिछले प्रीवियस ईयर कंपेयर करो, 2024 में जब आसान था 600 तक कट ऑफ गई हिमाचल में, जब मुश्किल हुआ तो 480 प्लस में आ गई। तो आप डिफरेंस देखो, तो इस चीज को दिमाग में मत रखो कि इजी या मुश्किल, बस दिमाग में एक ही बात रखनी है कि हमने बस जो भी चीजें उसको रिटेन करना है, अच्छे से एग्जाम को करना है। फिजिक्स के पेपर को देख के घबराना नहीं है। फिजिक्स का पिछले बार भी हम बोल रहे थे मुश्किल था, मुश्किल मतलब लेंदी था, वो टाइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपको खुद लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल है तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश फिजिक्स में ना करें। जितना आपको लग रहा है कि 25, 30, 35 क्वेश्चन कर पा रहे हैं उतना इनफ है, क्योंकि कुछ लोग तो ज्यादा करने के चक्कर में पेपर को खराब कर देते हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि सभी अपने एग्जाम को अच्छे से दें, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, और थोड़ा कूल रहना है। जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना होता है, कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उससे घबराहट होती है, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है अगर आंसर नहीं आता। इसीलिए बार बार हर कोई यही बात बोलता है कि मान लो फिजिक्स में आप लास्ट में पहुंचेंगे जिसमें आपके पास 45 to 50 मिनट्स के आसपास रहती है, कि पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो इजी हैं और कम कैलकुलेशन वाले हैं। उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है जब हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे होते हैं। इसी की जगह अगर आप सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश करोगे, मुश्किल सवाल उठा लोगे, आंसर नहीं आएगा, आंसर देर में आएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मुश्किल सवाल का भी अगर आप क्वेश्चन देते हैं 4 नंबर उसके भी हैं, आसान के भी 4 ही नंबर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।